रतन टाटा का हमारे देश से जाना एक सदमे से कम नहीं है। 86 साल के उम्र में रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। दरिया दिल रतन टाटा जो सादगी से जीत लेते थे सभी कर्मचारियों का दिल, कंपनी के सभी कर्मचारियों को मानते थे अपना परिवार, जिनकी कहानियां सुनकर देश की पीढ़ियां बड़ी हुई। देश के उद्यमी जिनसे प्रेरित होते रहे, जीवन में एक मुलाकात का सपना देखते रहे, खेल प्रारोहण से स्टार्टअप तक जिन्होंने कई नौजवानों की जिंदगी संवारी, उद्योग कारोबार में जो जोखिम लेने और नए प्रयोगों से कभी पीछे न हटे, नैनो से लेकर JLR तक भारतीय उद्यमियों के प्रति दुनिया का नजरिया बदल डाला। अपनी कमाई को जिन्होंने समाज का समझा और परोपकार पर खर्च किया, ऐसी शख्सियत जो खुद को व्यापारी नहीं उद्योगपति कहते थे, आज एहसास हुआ कि देश के ऐसे महान रत्न को कभी टाटा नहीं कह सकते। आप हमेशा दिलों में रहेंगे रतन सर। साल 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाजीबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से B.Arch की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजिल्स में जोन्स और इमंस के साथ कुछ समय काम किया। रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं। 1990 से 2012 तक वे टाटा समूह के अध्यक्ष रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी तक अंतरिम अध्यक्ष बने। वे एक समर्पित परोपकारी व्यक्ति हैं और कंपनी के धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रमुख और आधे से अधिक लाभ विभिन्न धर्मार्थ पहलों के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने भारत में दूसरा और तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण सन 2000 में प्राप्त किया और पद्म विभूषण 2008 में उन्हें दिया गया था। उनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ आर्किटेक्चर में अपनी डिग्री प्राप्त की। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम पूरा किया। 1962 में टाटा सन्स के रूप में शामिल हो गए और जहां उन्होंने फ्लोर पर काम किया। यह एक कठिन और थका देने वाला काम था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय के बारे में अनुभव और समझ हासिल की। 1971 में NECO यानी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का प्रभारी निदेशक बनाया गया। उन्हें कंपनी वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही थी। रतन टाटा ने बेहतर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन आर्थिक मंदी और यूनियन के मुद्दों के कारण वे सफल नहीं हो पाए। 1977 में उन्हें एम्प्रेस मिल्स में स्थानांतरित कर दिया गया, जो टाटा समूह के एक और संघर्षरत इकाई थी। उन्होंने मिल के पुनरुद्धार के लिए एक योजना बनाई, लेकिन कंपनी के अन्य अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया और मिल को बंद कर दिया गया। रतन टाटा को फिर से टाटा इंडस्ट्री में स्थानांतरित कर दिया गया। 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। जिम्मेदारियों को संभालने की उनकी क्षमता को लेकर चिंता के बीच अन्य अधिकारियों की ओर से आपत्तियां थी। टाटा समूह के शीर्ष पर आने के बाद रतन टाटा ने संगठन की समग्र स्थिति में सफलतापूर्वक सुधार किया। उन्होंने प्रभाग के प्रबंधन और दृष्टिकोण को संशोधित किया और लाभांश बढ़ाने में भी कामयाब रहे। इस अवधि के दौरान वे व्यापार और उद्योग पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य भी थे। वे एशिया प्रशांत नीति के रैंड के सलाहकार बोर्ड में थे। वह भारत के एड्स पहल कार्यक्रम के एक सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। हैमिल्टन और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के सदस्य भी रह चुके हैं। दिसंबर 2012 में अपने 75वें जन्मदिन पर रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वे एक सक्रिय परोपकारी व्यक्ति और देश में विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह कोरस, जगुआर, लैंड रोवर और टेटली जैसी कंपनी के अधिग्रहण के साथ एक वैश्विक ब्रांड बन गया। टाटा नैनो और टाटा इंडिका ऑटोमोबाइल की कल्पना और निर्माण उनके नेतृत्व में किया गया था। व्यक्तिगत जीवन और विरासत देखा जाए तो रतन टाटा अविवाहित है, एक साधारण जीवन शैली अपनाते हैं। मुंबई में उनका एक साधारण सा घर था और वे टाटा सेडान चलाते थे। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर देता था। रतन टाटा सर के श्रद्धांजलि के लिए वीडियो को शेयर और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी जीवनी लोगों को पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।